नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग में आज आपको ले चलेंगे कैनवस की दुनिया में। रंगों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आपको कराएंगे हिमालय की सैर। तो वहीं प्रख्यात नाटककार भीष्म साहनी की कालजयी रचना कबीरा खड़ा है बाजार, जिसकी कितनी प्रस्तुतियां हम देख चुके हैं, लेकिन आज भी दर्शकों की भीड़ जुटती है इसके मंचन पर। उस पर होगी हमारी खास पेशकश और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। हिमालय पर्वत ना जाने कितनी गाथाओं, कहानियों, गीत, संगीत की प्रेरणा बने हैं। यहाँ पर हम बेहद खास प्रदर्शनी में हैं, जहाँ पर हिमालय एक आर्टिस्ट की प्रेरणा बने हैं। हिमालय द जर्नी थ्रू द कास्केड ऑफ कलर। इस प्रदर्शनी में आप हिमालय के कई विभिन्न रूपों को देख सकते हैं, लेकिन इस प्रदर्शनी की शुरुआत होती है एक बेहद सशक्त संदेश के साथ। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जिसमें खासतौर पर सिंदूर का इस्तेमाल किया गया है, और ये एक श्रद्धांजलि है, एक ट्रिब्यूट है, एक सशक्त संदेश है हमारे विश्व को, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। कलाकार ने रंगों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने कैनवस के जरिए ऑपरेशन सिंदूर और हमारे सैनिकों को, जो यह लगातार पर्वत हिमालय की तरह सशक्त होकर हमारी सीमाओं पर खड़े हैं, उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए हिमालय के विभिन्न रूप। कि जितना मेरा एग्जीबिशन हुआ, सारे एग्जीबिशन का मैं हिमालय नाम रखा। क्यों नाम रखा है ये आपने मेरे को क्वेश्चन कर सकता है, बट हिमालय रखा जब मैं 23 साल हिमालय में बिताया। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर्वतारोहण शिक्षा केंद्र में मैं प्रधान चीफ क्यूरेटर थे। तो फर्स्ट मॉर्निंग मेरे शुरू होते थे जब खिड़की खोल देता है, पर्दा हटा देता है। ये जो आपने फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, दैट पेंटिंग कंचनजंगा मेरा देख के दिन शुरू हो जाता है। ये मेरा मेडिटेशन था। तो वहाँ से मैं हिमालय के ऊपर पूरा चर्चा करके हिमालय मेरा मन में आ गया, डेप्थ मैंने हार्ट में लग गया, हार्ट टचिंग हो गया। सारे पेंटिंग का एग्जीबिशन का नाम दे देता है हिमालय। तो इसीलिए हम ये हिमालय का साथ सारे रिलेटेड है। मुझे खुशी लग रही है जो हिमालय में किया, जो उस 3-4 दिन गढ़वाल से कोई आया, उसका आगे कश्मीर से एक देखा, बोला ये देख के मुझे लग रहा है मैं अभी उसी जगह में खड़ा है। ये सबसे मेरा खुशी का बात है ये सुन के, क्योंकि आर्टिस्ट एज ए आर्टिस्ट के क्रिएशन को मैं उनका दिल में पहुंच सकता, वो उसी जगह में पहुंच गया। जैसे उस दिन एक लद्दाख से एक आया 3-4 दिन आगे, याक को देखा, बोला आपने याक जो बनाया, याक का मोशन इतना अच्छा बना है, हम समझ सकता है। इस प्रदर्शनी का नाम है हिमालय द जर्नी थ्रू अ कैस्केड ऑफ कलर्स बाय चंद्रनाथ दास। तो पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये एग्जीबिशन खुलता है पहाड़ से नहीं या कुछ लैंडस्केप से नहीं। ये एग्जीबिशन ओपन होता है एक ट्रिब्यूट से। किसको ट्रिब्यूट? ऑपरेशन सिंदूर को। और क्यों मैं ऑपरेशन सिंदूर बोल रही हूँ, और अगर आप देखोगे तो सामने एक अनटाइटल्ड वर्क है। तो अनटाइटल्ड मैंने क्यों रखा है इस काम को? क्योंकि द वर्ल्ड हैज़ सीन इनफ ऑफ इट, the audience is there. तो ये पेंटिंग is open to interpretation for the public. ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि हिमालय, पहाड़, एवरेस्ट, ये किसका प्रतीक है? शक्ति, ताकत। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, the women and men in uniform, they epitomize this power, they epitomize this शक्ति। तो यही बोल के मैं प्रणाम बोलना चाहती हूँ। और थीमेटिकली अगर मैं बोलूँ तो इस एग्जीबिशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हिमालयन सीज़न, जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस के सीज़न को दर्शा रहा है। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। और फिर है सेक्रेड हिमालयस, जो रिलीजियस, स्पिरिचुअल एवं पहाड़ को एक कैनवस के अंदर ले आता है। और जो थर्ड एस्पेक्ट है इस एग्जीबिशन का, वो है रिदम्स ऑफ द हिमालयन याक। याक मतलब हम जो चमड़ी गाय बोलते हैं, तो उस चमड़ी गाय को दर्शाया गया है। और जो मीडियम्स है वो एक्रेलिक है, ऑयल है और वाटर कलर्स है।
कबीरा खड़ा है बाजार में, मांगे सबकी बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दोहा कबीर के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रंगमंच अभिव्यक्ति का, मनोरंजन का सबसे पुराना स्वरूप है और आज भी रंगमंच में दर्शकों की भीड़ जरूर जुटती है। तो आइए आपको ले चलते हैं प्रख्यात नाटककार भीष्म साहनी की कालजयी रचना कबीरा खड़ा है बाजार के बेहद ऐतिहासिक मंचन में। ना जाने कितनी बार इसकी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, देश भर में इसका मंचन हो चुका है, लेकिन आज भी जब भी इसका मंचन होता है तो दर्शकों की भीड़ जुटती है। क्यों? क्योंकि कबीर के वचन, कबीर के दोहे, कबीर की वो सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो आइए आपको ले चलते हैं इसमें। हाल ही में राजधानी दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप द्वारा कबीरा खड़ा बाजार में नाटक का मंचन किया गया। ये नाटक लिखा गया है प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी द्वारा और इसे निर्देशित किया अरविंद गौड़ ने। क्या करें? तो कुछ कमाई तो करना होंगे। कमाई एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इसरार करो तो कहते हैं तुम्हारा माल धरा है, उठाकर ले जाओ, हमें नहीं बेचना। ऐसी मंदी आई है कि पूछो नहीं, बाजार में तो उल्लू बोल रहे हैं। ये नाटक कबीर के जीवन और उनके समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। नाटक में कबीर के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अन्याय, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाए गए हैं। अरे घर में कम से कम अपना बच्चा तो होता, अब इसे बाल पोस कर बड़ा किया तो ये फल भोग रहे। 2 दिन चैन के नहीं मिलते, गले जबर हो रहा बोलता रहता। आप कुछ मत कहो जी, उस जैसा बेटा दिया लेकर ढूंढे नहीं मिलेगा। अस्मिता थिएटर ग्रुप द्वारा इस नाटक की प्रस्तुति को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। नाटक में संगीत डॉक्टर संगीता गौड़ का था और सह निर्देशक प्रिंस नागपाल और काकोली गौड़ नागपाल थे। और जो लोग लाल टीका लगाते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, वो शांत हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग लंबे रुख का टीका लगाते हैं, ऊपर से नीचे तक, और कुछ लोग सीधे रुख का, और बीच में लाल बिंदी होती। हुजूर, सीधे रुख टीका लगाने वाले शैव होते हैं, 3 रेखाएं और बीच में लाल बिंदी। लेकिन कुछ लोग 1 रेखा लगाते हैं, कुछ 2 तो कुछ 3। कबीर के जीवन पर आधारित ये नाटक धर्म और समाज के प्रति उनके सोच के उद्यम से लेकर परिपक्वता के सफर को चित्रित करता है। बनारस, जिसे कबीर की जन्मस्थली माना जाता है, उसमें आधारित ये नाटक उनके व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन की कहानी के माध्यम से उनके विचार, काव्य और सोच को स्थापित करता है। एक बड़ा ऊपर जिसका एक हिस्सा कम होता गया। अच्छा, काबिला दौलताबाद पहुंचा तो किसी से टांग बच रही थी, या वो सही सलामत दौलताबाद पहुंच गया। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें निरंतर रूप से उनके लिखे दोहों को मंच पर लाइव संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। संगीत की शैली खालिस पारंपरिक देसी थी, जिसके कारण पूरे नाटक में लोक परंपरा की छाप नजर आती रही। तू की बात करके बैठी ना? मैं तो तुम्हारी ओर हूं। अच्छी बात है, हम भी तेरी ओर अपना क्या चीज उतना भी उठा लाए। अरे बशीरा भैया, इधर बराबर में इधर बैठता हूँ मैं। कल क्या हुआ हम तुमको बताते हैं बशीरा भैया। ये नाटक दिल्ली में कई बार मंचित किया जा चुका है और हर बार दर्शकों को आकर्षित करता है। ये नाटक एक और कबीर के तत्कालीन समाज, उस समाज में उनके निर्भय व्यक्तित्व, सत्यभाषी तथा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महान व्यक्तित्व का परिचय देता है, तो दूसरी ओर समाज में व्याप्त छुआछूत, तानाशाही, अनाचार आदि के प्रति अपना विरोध भी अभिव्यक्त करता है। झूठा
यकीनन कबीर के साहित्य का असर आज भी समाज में दिखाई देता है। वे अपने समय में पूरी समाज व्यवस्था के खिलाफ लाठी लेकर खड़े हो गए थे। अब पहले कोई अपना धर्म छोड़े तभी वो सच्ची भक्ति कर सकता है, इसमें मुझे कोई तुक नजर नहीं आता। आपको तुक नजर आएगा भी नहीं हुजूर। क्या एक साथ मिलकर बैठना जरूरी है? देखिए साहब, मैं हूं तो एक नीच जात का अनपढ़ रहा, लेकिन इतना तो मैं भी समझता हूं, जब तक भीष्म साहनी ने इस नाटक के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व की पुनर्रचना की। नाटक के मंचन के दौरान बजती तालियों ने एक बार फिर साबित किया कि कबीर के उपदेश आज भी हमारे देश के लिए प्रासंगिक है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। पत्रकार विजय क्रांति 1972 में जब दलाई लामा से एक साक्षात्कार के लिए मिले, तब उन्होंने निश्चय किया कि दलाई लामा के साथ बिताने वाले हर पल को अब वो सहेजेंगे। 53 वर्षों के बाद हमारे सामने आई है एक बेहद खास फोटो प्रदर्शनी, दलाई लामा के साथ मेरे 50 वर्ष। तिब्बती जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ये 53 वर्षों का दस्तावेजीकरण एक अनमोल धरोहर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उस विषय का अपने आप में एक बेहद समृद्ध अध्ययन है। जी हाँ, आज एक प्रख्यात पत्रकार के रूप में विजय क्रांति ने उन तस्वीरों को, उन ऐतिहासिक पलों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। आइए आपको उसमें ले चलते हैं। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार, तिब्बत विशेषज्ञ, फोटोग्राफर और तिब्बती नेता के दीर्घकालिक निकट सहयोगी विजय क्रांति ने इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए अपने निजी संग्रह से दलाई लामा की कुछ विशिष्ट, रोचक और ऐतिहासिक चित्रों की एक अनूठी फोटो प्रदर्शनी से लोगों को अवगत कराया। दलाई लामा के साथ मेरे 50 वर्ष। इस प्रदर्शनी में पिछले 5 दशकों में दलाई लामा के कई ऐतिहासिक पल नजर आए। वरिष्ठ पत्रकार व फोटोग्राफर विजय क्रांति ने ये तस्वीरें पिछले 5 दशकों में दलाई लामा के साथ भारत और कुछ अन्य देशों में उनके निजी फोटोग्राफर के रूप में की गई अपनी कई साक्षात्कार बैठकों और यात्राओं के दौरान ली है। इस प्रदर्शनी के लिए तस्वीरों का चयन इसे एक विशेष आयोजन बनाता है, क्योंकि ये दलाई लामा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाता है। एक पत्रकार और फोटोग्राफर के नाते 1972 से मैं दलाई लामा जी के संपर्क में हूँ और तब से मैं तिब्बत के विषय पर लिखता भी हूँ और फोटोग्राफी करता हूँ। इस दौर में जो मुझे मौका मिला दलाई लामा जी के कई बार इंटरव्यू करने का, पर्सनल सीटिंग्स का, और 1-2 बार मुझे फ़ोटो अपॉर्चुनिटी एक्सक्लूसिव उनके घर पर मिली और उनके साथ ट्रैवल करने का मुझे बहुत बार मौका मिला। तो इस दौर में मैंने जो फ़ोटो खींचे हैं दलाई लामा जी के, तो उनका जो 90वां जन्मदिन है उसको मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैंने जो मेरे सबसे प्रिय फ़ोटो हैं 50 साल में दलाई लामा जी के, मैंने वो सब इकट्ठे करके इस फ़ोटो प्रदर्शनी में रखे हैं। इस प्रदर्शनी में दलाई लामा के जीवन के कई अद्भुत पलों को करीबी से महसूस किया जा सकता है। जैसे एक तस्वीर में दलाई लामा लद्दाख के एक बेदा परिवार के पारंपरिक ढोल को उत्साहपूर्वक बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि लद्दाख के सर्वोच्च बौद्ध गुरु कुशक बकुला, रिनपोछे और दर्शकों की एक बड़ी भीड़ उन्हें विस्मय से देख रही है।
लद्दाख में जहां बेदा समुदाय के संगीतकार समुदाय को बौद्ध धर्म गुरुओं के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, दलाई लामा ने एक बेदा परिवार से मिलने का निश्चय किया, जहां उन्होंने न केवल उस परिवार के साथ भोजन किया बल्कि उनके ढोल भी बजाए। विजय क्रांति द्वारा ली गई तस्वीरों में दलाई लामा लद्दाख की जांस्कर घाटी में याक की सवारी करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं धर्मशाला स्थित अपने घर में एक समाचार पत्रिका पढ़ते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है। यकीनन एक अद्भुत अनुभव। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इस बदलते युग में भी भारत की पारंपरिक कलाओं के प्रति युवाओं के रुझान में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। हाल ही में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बेहद खास आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार के सहयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय पारंपरिक कलाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के एक बेहद सशक्त उदाहरण से भी दर्शक रूबरू हुए। युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से, अपनी प्रतिभा से दर्शकों को हैरत में डाल दिया। ये सिर्फ एक मंच नहीं, यहाँ सिर्फ कलाकारों द्वारा प्रस्तुति नहीं, बल्कि यहाँ श्रद्धा झूम रही है, कला बोल रही है और गुरु के चरणों में नृत्य को समर्पण किया जा रहा है, क्योंकि ये अवसर है गुरु पूर्णिमा का और पर्व है नृत्य महोत्सव का। गांधी दर्शन और उर्वशी डांस म्यूजिक आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुरु पूर्णिमा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, जहां भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस करने और गुरु शिष्य परंपरा की महिमा को देखने का मौका मिला। कथक नृत्यांगना और उर्वशी नृत्य संगीत कला एवं सांस्कृतिक संस्था की संस्थापक डॉक्टर रेखा मेहरा ने कहा, ये महोत्सव भारतीय संस्कृति के मूल में स्थित शाश्वत गुरु शिष्य परंपरा को हमारी विनम्र भेंट है। पहली बार ये इस तरीके का नृत्य महोत्सव किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग पूर्णिमा वाले दिन सब अपने स्टूडेंट्स का करते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग सारे गुरुओं को मिला के और उनकी शिष्याएं अगर परफॉर्म कर रहे तो जो आशीर्वाद है, जो एनर्जी लेवल जो बच्चों को मिलेगी और उनका जो आशीर्वाद इन सब बच्चों पे पहुँचेगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गुरुओं के शिष्यों ने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे पारंपरिक शैलियों में प्रदर्शन किया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष और बीजेपी के सीनियर नेता श्री विजय गोयल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देखिए, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति एक वो स्थान है जहां पर व्यक्ति को न केवल गांधी के विचारों और शिक्षा से प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह स्थान ऐसा है जहां व्यक्ति का, बच्चों का समग्र विकास होता है जी। तो मैं समझता हूं कि इसी श्रेणी के अंदर हम लोग कई तरह के प्रोग्राम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और कला व संस्कृति के लिए भी, हम सिखाने के लिए भी हम समर कैंप्स यहाँ पे लगाते हैं बच्चों के। तो गुरु पूर्णिमा का तो मतलब यही है कि गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है, जो अध्ययन दिया है, और ये तो महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस है जिस पर इसको आयोजित किया जाता है। ये प्रस्तुतियां न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि दर्शकों को भारतीय नृत्य परंपराओं की आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई से परिचित करा रही थी।
सभी प्रस्तुतियां गुरु और शिष्य के बीच के बंधन को दर्शाते हुए पीढ़ियों के बीच ज्ञान, मूल्यों और अनुशासन के हस्तांतरण का प्रतीक थी। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा भी अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए आई थीं। ब्रह्म भी झुकता है। गुरु संपूर्ण रूप से गुरु है और मैं दाद देती हूँ रेखा को, जिसने ये आयोजन किया है और गुरु पूर्णिमा को लेकर आगे बढ़ी है। जब एक शिष्य किसी एक गुरु के अंडर कुछ सीखता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म नहीं सीखता, वो खुद को कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे अपना पर्सपेक्टिव्स बनाना है लाइफ को देख करके, वो उनसे भी सीखता है। आज की परफॉर्मेंस में हमने एक आड़ा चौताल में एक कृष्ण का कॉम्पोजिशन परफॉर्म की थी, जिसकी कोरियोग्राफी श्री विश्वदेव शर्मा जी ने की है और हम पिछले 15 सालों से उनसे सीख रहे हैं। हम एक झपताल का टेक्निकल पीस परफॉर्म करने वाले हैं और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। इस प्रकार की महोत्सव गुरुओं को सम्मान देना, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना और श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति है। कहा जाता है कि गुरु एक दीपक की भूमिका निभाता है और साथ में उसका शिष्य उसी दीपक की एक ज्योति बन जाता है और पूरे जग को रोशन करता है। सही मायनों में ये कहा जा सकता है कि गुरु और शिष्य मिलकर अपनी कला को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कला के किसी न किसी रूप से खुद को जरूर जोड़े रखें। यकीनन ये रंग, ये कलाएं हमारी खुद से मुलाकात कराते हैं। तो रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।